हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। एनसीईआरटी भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की इस सीरीज़ में फिर से लेके आए हैं हम अध्याय 13 नाभिक। इसका लेक्चर हम 4 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे सीरीज़ से चैप्टर वाइज वीडियो को अरेंज किया गया है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो सक्रियता के बारे में, कि किस प्रकार से कोई जो बड़े नाभिक होते हैं वो अपने आप ही अल्फा बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा, तो ये तो स्वतः अभिक्रिया होती है अल्फा बीटा गामा की। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एक बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन को टक्कर करवाएं तो वो क्या होता है, 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है, जिसको हमने कहा नाभिकीय विखंडन। उसमें बहुत सारी ऊर्जा रिलीज होती है। लगभग एक यूरेनियम नाभिक से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। आज हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन की, जिसमें 2 जो हल्के नाभिक होते हैं वो संयुक्त होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं ताकि उसकी बंधन ऊर्जा ज़्यादा हो, ज़्यादा स्थायी हो सके। यही जो नाभिकीय संलयन होता है ये तारों में ऊर्जा जनन का माध्यम होता है, कि तारे जो भी होते हैं उनमें नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा का जनन होता है। तो शुरू करते हैं। चित्र 13.1 में दर्शाया गया बंधन ऊर्जा वक्र यह भी दर्शाता है, जो हमने बंधन ऊर्जा वक्र देखा था, जो कि इस प्रकार का होता है कि यदि 2 हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बने, जो हल्के नाभिक हैं यानी कि यहाँ वाले हैं, जब वो मिल जाते हैं तो वो इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, बंधन ऊर्जा उनकी ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो बड़ा नाभिक बनाते हैं तो भी क्या होगी, ऊर्जा विमुक्त होगी। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस तरह की ऊर्जा विमोचक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण आगे दिए गए हैं। ऊर्जा विमोचक मतलब जिनसे ऊर्जा निकलती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। ये भी कैसी होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। उष्मा ऊर्जा विमोचक अभिक्रियाएं होती है। तो इनके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहले देखें, 2 छोटे नाभिक हैं। ये भी हाइड्रोजन का नाभिक है जिसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं। एक ये प्रोटॉन, एक ये प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन मिलके क्या बना लिया, इन्होंने ड्यूटेरियम नाभिक बना लिया है। साथ में एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है, एक न्यूट्रिनो निकल रहा है। देखिए, पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है और इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। और यहाँ ऊर्जा कितनी निकली, 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे जो ड्यूटेरियम नाभिक बने, तो ऐसी हम पहले 2 अभिक्रिया करवाएंगे ताकि हमें 2 ड्यूटेरियम नाभिक मिले। अब ये 2 ड्यूटेरियम नाभिक मिलके क्या बना लेते हैं, ट्राइटियम नाभिक बना लेते हैं, और इतनी ऊर्जा हमारे पास निकल जाती है। अब फिर से हम इसकी 2 बार अभिक्रिया जब ये होगी तो 2 ये हमारे पास मिल जाएगा ये नाभिक। तो इसकी 2 बार निकलन, ये एक अलग अभिक्रिया है कि 1s2 मिलके ट्राइटियम भी बना सकते हैं। यहाँ पे तो हीलियम बना था, ड्यूटेरियम नहीं, सॉरी, हीलियम बना था। यहाँ पे ट्राइटियम बन रहा है और एक प्रोटॉन फिर से बन रहा है और 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकल रही है। तो ये अलग अलग उदाहरण हैं। तो देखें, पहली अभिक्रिया ए में 2 प्रोटॉन मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक ड्यूटेरियम एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं, और इस प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा निकलती है। दूसरी में 2 ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना रहे हैं, हीलियम का हल्का समस्थानिक बनाते हैं। वैसे तो हीलियम क्या होता है, 2He4 होता है, लेकिन ये क्या है, इसका समस्थानिक है, इससे हल्का है, 2He3 है। और इसमें अगली सी जो अभिक्रिया है उसमें 2 ड्यूटेरॉन मिलकर एक ट्रिटियम एवं एक प्रोटॉन बनाते हैं। तो 2 ड्यूटेरॉन मिलकर एक ट्रिटियम और एक प्रोटॉन बनाते हैं। तो संलयन के लिए अब इसमें देखें, संलयन करना है मतलब नाभिकों को बहुत ज़्यादा पास में लेके आना है। बहुत ज़्यादा पास में लेके आना है तो यहाँ देखें, यहाँ नाभिक है, इसका भी एक नाभिक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रबल प्रतिकर्षण होगा, बहुत ज़्यादा प्रबल प्रतिकर्षण होगा। ये देखा, आप कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं, उनमें आकर्षण भी तो होगा, लेकिन देखें कि सारा का सारा जो लगभग जो द्रव्यमान है वो यहीं पे है और बहुत ज़्यादा आवेश छोटे जगह पे केंद्रित है, तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ये क्या करेगा, इनके पास आने का विरोध करेगा। तो हमें इतनी ऊर्जा इसको पहले से ही देनी पड़ेगी कि ये क्या कर सके, ये पास आ सके, इतना पास आ सके ताकि जो नाभिकीय बल हैं इसमें प्रभावी हो सकते हैं, उस रेंज में ये आ सके। तो इसके लिए हमें बाहर से पहले ऊर्जा देनी होगी। तो यही ये बात कह रहा है कि संलयन के लिए 2 नाभिकों का इतने अधिक पास आना आवश्यक है कि जिससे कि उनके बीच आकर्षित लघु परासीय नाभिकीय बल कार्य कर सके। हमें नाभिकीय बल को काम करवाना है तो उनको लिए उस परास में लाना जरूरी होगा। हालांकि दोनों नाभिक धनात्मक आवेशित हैं
अब अगर हम केवल नाभिक की बात करें, इलेक्ट्रॉन हटा दें, दोनों कैसे नाभिक हैं, ये धनात्मक नाभिक है, अतः इनके बीच कूलाम क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगर मैं परमाणु की बात करूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन अगर केवल नाभिक की बात कर रहा हूं तो केवल क्या होंगे, धनावेशित नाभिक होंगे, और ये तो प्रतिकर्षित ही करेंगे। अतः इनमें कूलाम अवरोध पार करने के लिए समुचित ऊर्जा होनी चाहिए। तो इस कूलाम अवरोध की ऊंचाई, जो कूलाम हमारे पास अवरोध है कि जितनी ऊर्जा इसको लेनी पड़ेगी, ये जो अवरोध है इसकी ऊंचाई आवेशों व अन्योन्य क्रियागत नाभिकों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। तो ये क्या करती है, ये जो इस अवरोध की ऊंचाई है, क्योंकि ये दूरी पे निर्भर करती है ना, तो दूरी पे निर्भर करती है, जब दोनों के बीच की दूरी पे निर्भर करती है तो ये इनकी त्रिज्याओं पे भी निर्भर करेगी। तो ये किस पर निर्भर करती है, ये जो अवरोध की ऊर्जा है वो इन नाभिकों की त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यह आसानी से दर्शाया जा सकता है कि दो प्रोटोनों के लिए, तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल कर सकते हैं कि जिसमें हम पता कर सकें कि दो प्रोटोनों के लिए ये जो अवरोध तुंगता है, अवरोध तुंगता मतलब बैरियर हाइट जो है, जो अवरोधों की हाइट है, जितनी ऊर्जा चाहिए वो कितनी होती है, लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 400 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी ऊर्जा इसको चाहिए इनको पास लाने के लिए, ये जो कूलाम का अवरोध है उसको पार करने के लिए। और अगर ये तो किसकी बात होगी, दो प्रोटोनों की बात होगी, ये तो सबसे क्या है, हल्के नाभिक होते हैं दो प्रोटोन। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ और भी ज़्यादा भारी नाभिक आते हैं तो उनमें उनके लिए ऊर्जा और भी ज़्यादा चाहिए। तो अधिक आवेशधारी नाभिकों के लिए अवरोध तुंगता या बैरियर हाइट और भी अधिक होगी। किसी प्रोटोन गैस में, प्रोटोन गैस का मतलब क्या है कि बहुत सारे प्रोटोन हों, सारे क्या हों, प्रोटोन ही प्रोटोन हों। तो गैस में प्रोटोन द्वारा कूलाम अवरोध को पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा, अब देखें इनको ऊर्जा देनी, ऊर्जा कैसे दें, हम जानते हैं कि जब हम इसको तापमान बढ़ा देते हैं किसी सिस्टम का तो वो क्या करने लग जाते हैं, गति करने लग जाते हैं, अंदर के जो भी एलिमेंट होते हैं वो, तो उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तापीय ऊर्जा। तो इतनी ऊर्जा कैसे मिलेगी इनको, 3 इंटू 10 की पावर 9 केल्विन ताप पर। तो अगर इतना ताप हम कर दें किसी सिस्टम का तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की, उनकी जो ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, लगभग 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। मैं औसत ऊर्जा कह रहा हूँ, कुछ जो ऐसे प्रोटॉन होंगे जिनकी ऊर्जा इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ की कम भी हो सकती है, लेकिन औसत ऊर्जा इतनी हो जाएगी जो अवरोध को वो पार कर सके। तो कितना तापमान चाहिए, 3 इंटू 10 की पावर 9 का तापमान, केल्विन का तापमान चाहिए। ये हमने कैसे ज्ञात किया, ये हमने, ये जो सूत्र होता है औसत ऊर्जा का सूत्र, किसी तापीय सिस्टम में जो औसत ऊर्जा का सूत्र होता है 3/2 kT, जो गतिज ऊर्जा होती है, तापीय गतिज ऊर्जा, ये हम कहाँ से पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी से हमने पढ़ी है। काइनेटिक थ्योरी जो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है, वहाँ से हमने ये सूत्र निकाला था औसत ऊर्जा का कि जब जो अणु होते हैं वो तापीय साम्य में होते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा इस फॉर्मूले से, औसत ऊर्जा इस फॉर्मूले से दी जाती है। तो यहाँ पे k का मान अगर अपन 400 रखेंगे, k, ये k क्या है, ये k गतिज ऊर्जा के लिए, कैपिटल K गतिज ऊर्जा के लिए, ये स्मॉल k किसके लिए, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए, जिसका मान होता है 1.38 इंटू 10⁻23। तो ये सब जब मान हम यहाँ पे रखेंगे तब हमारे पास जो ये तापमान है वो कितना निकल के आएगा, इतना केल्विन निकल के आता है। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए कि 3 इंटू 10 की पावर 9 केल्विन तापमान चाहिए। इसके लिए अगर कोई प्रोटोन गैस है जिसमें सारे प्रोटोन भरे हुए हैं और उनको आपको पास पास में लाना है दो प्रोटोनों को, तो इतनी ऊर्जा उनके पास होनी चाहिए। और वो ऊर्जा कैसे मिलेगी, इस ताप से मिलेगी। अब आगे देखते हैं, देखें ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए, तो ये जो ऊर्जा का फॉर्मूला जो है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत सारे प्रोटॉन उसमें होने चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो यही ये बात कह रहा है कि जो इतनी ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव्य में होना चाहिए। तो वो जो सिस्टम होना चाहिए, तंत्र होना चाहिए, वो स्थूल होना चाहिए। ठीक है, स्थूल वो होना चाहिए, स्थूल का मतलब होता है बड़ा, तो वो तंत्र क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आवश्यकता बस इस बात की है कि द्रव्य का ताप तब तक बढ़ाया जाए। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, ताप हमें बढ़ाना है और तब तक बढ़ाना है कि जब तक कि ये जो दो प्रोटॉन हैं इनके बीच जो दूरी है वो नाभिकीय, जो हम नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय रेंज होती है, वहाँ तक ये पहुँच सके और अपने जो कूलाम अवरोध है उसको ये पार कर सके। तो
द्रव्य का ताप तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि इसके कण मात्र अपनी तापीय गति के कारण, और कुछ ऊर्जा नहीं चाहिए, इनकी तापीय गति जो होती है, जो हमने इसको गर्म किया है, कूलाम्ब अवरोध को ये पार कर जाएं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ताप नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन तो है, लेकिन इनको ऊर्जा कैसे मिली? कूलाम्ब अवरोध को पार करने के लिए ताप से, इसलिए इसको क्या कह दिया? ताप नाभिकीय संलयन इसको कह दिया। तारों के अंतःपटल में, अंतःपटल का मतलब तारों के अंदर, तारों के अंदर जो निर्गत ऊर्जा का स्रोत होता है वो ताप नाभिकीय संलयन ही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तारों के अंतःपटल में निर्गत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? वो है ताप नाभिकीय संलयन। दूसरा सूर्य, सूर्य भी एक तारा है, और सूर्य के क्रोड का ताप, सूर्य का जो अंदर का क्रोड है उसका जो ताप होता है वो कितना है? 1.5 × 10⁷ केल्विन है। लेकिन ये तो 3 × 10⁻, जो हमने देखा था 9 केल्विन, उससे क्या है? ये कम है। ऊपर हमें क्या देखा था कि 3 × 10⁻9 केल्विन चाहिए ताप, लेकिन ये तो क्या हो रहा है? सूर्य के पटल में कितना? 10⁻7 केल्विन ही ताप है। तो क्या होगा? तो क्या नाभिकीय संलयन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये जो ताप है इसके कारण जो ऊर्जा मिलती है वो औसत ऊर्जा होती है। ठीक है, कुछ जो उसमें एलिमेंट होंगे उनकी ऊर्जा इस औसत ऊर्जा से ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ की कम भी हो सकती है। तो इसमें जो सूर्य होता है इसमें कौन से भाग लेते हैं? जिनकी जो ऊर्जा होती है वो औसत ऊर्जा से क्या होती है? ज़्यादा होती है। केवल वही प्रोटॉन जो है वो इस संलयन में भाग लेते हैं, जो कि औसत ऊर्जा के कणों के संलयन के लिए आवश्यक अनुमानित ताप से काफ़ी कम है। ये ताप तो काफ़ी कम है। स्पष्टतः सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रियाओं में औसत ऊर्जाओं से बहुत अधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन ही भाग लेते हैं। तो ऐसे केवल ऐसे सारे प्रोटॉन भाग नहीं लेते, केवल ऐसे प्रोटॉन ही भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा जो होती है वो औसत ऊर्जाओं से बहुत अधिक होती है। ठीक है, अतः ताप नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप व दाब पर ही हो सकता है। तो जो ताप नाभिकीय संलयन की कंडीशन क्या है? उच्च ताप हो और उच्च दाब हो। और ताप एवं दाब की ऐसी स्थितियां केवल तारों के अंतरंग में ही उपलब्ध है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं उच्च ताप और दाब की, वो केवल यहाँ पृथ्वी पर तो संभव नहीं है। ऐसा कोशिश वैसे की जा रही है, तो उनके ये जो आसानी से उपलब्ध कहाँ हो सकते हैं? तारों के अंदर ही हो सकते हैं। तो तारों में ऊर्जा जन्म ताप नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही होता है। अब देखें, सूर्य में होने वाली संलयन अभिक्रिया एक बहुचरण प्रक्रिया है। बहुचरण प्रक्रिया का मतलब केवल एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ये क्या होती है? पहले एक होती है, फिर दूसरी अभिक्रिया होती है, फिर तीसरी होती है, फिर ऐसे क्या है? एक कई चरणों में होने वाली ये प्रक्रिया है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है। तो फाइनली क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है वो किसमें, एंड चरण में किसमें बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। अतः सूर्य के क्रोड में ईंधन क्या हो गया? हाइड्रोजन ईंधन हो गया। तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्या बनाता है? एंड प्रोडक्ट हीलियम बनाता है। तो अगर आपको पूछे कि सूर्य के लिए जो है ऊर्जा के लिए जो ईंधन क्या है, तो वो क्या है? हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बचता है? प्रोटॉन बचता है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र जिसके द्वारा यह घटित होता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समुच्चय द्वारा व्यक्त किया जाए। समुच्चय मतलब ये एक अभिक्रिया नहीं है, बहुत सी अभिक्रियाएं हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में। तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र पूछे तो आपको ये सारी अभिक्रियाएं लिखनी। तो पहले देखें, दो प्रोटॉन हैं मिलकर इन्होंने क्या बना लिया? ड्यूटेरियम नाभिक बना लिया और इतनी ऊर्जा निकल गई। दूसरा, फिर क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन, एक क्या है? पॉजिट्रॉन है। ये प्रोटॉन नहीं है, ये क्या है? पॉजिट्रॉन है, जो हमने पहले देखा था बीटा डीके में जो निकलता है, ये पॉजिट्रॉन है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पार्टिकल होते हैं। तो जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? एनाइहिलेट कर देते हैं, ये एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। और क्या निकलता है? केवल गामा विकिरण निकलता है, यानी कि ऊर्जा निकलती है। तो ये देखें, ये एक जो हमने कहा था द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये उसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गया कि यहाँ जो था वो द्रव्यमान था दोनों का, और ये किस में बदल गया? फाइनली ऊर्जा में बदल गया। तो यहाँ ये 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। दूसरी अभिक्रिया हो गई। तीसरे में क्या? यहाँ पे जो हमारे ड्यूटेरियम जो नाभिक बने थे, वो ड्यूटेरियम नाभिक एक लिया, एक जो प्रोटॉन आया उसने क्या बना लिया? हीलियम का हल्का नाभिक बना लिया और इतनी ऊर्जा मुक्त हो गई। फिर ये जो अभिक्रियाएं हैं ये जब दो दो बार होगी तब ये अभिक्रिया होगी कि हमें दो क्या चाहिए? हीलियम नाभिक हमने ले लिए जो हल्के समस्थानिक थे, उससे जो हमारे पास फाइनल जो हीलियम का नाभिक बना, जो स्थायी नाभिक होता है वो बना, और दो प्रोटॉन बने और इतनी ऊर्जा निकली। तो यहाँ पे शुरू हमने किससे किया? प्रोटॉन से शुरू किया और हाइड्रोजन से शुरू किया, हाइड्रोजन नाभिक से, और क्या मिला? हीलियम नाभिक हमें मिला है। तो देखें,
चौथी अभिक्रिया होने के लिए यह आवश्यक है कि पहली 3 अभिक्रियाएं कितनी बार हों, 2-2 बार हों। तो पहली 3 अभिक्रियाएं 2-2 बार होंगी, तभी यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2 हीलियम मिलेंगे और इनको यहाँ पे हम काम ले सकेंगे। तो इस प्रकार 2 हल्के हीलियम नाभिक मिलकर सामान्य हीलियम का एक नाभिक बनाएंगे। अगर हम अब इनको जो ऊपर वाली 3 है इनको तो क्या 2-2 बार करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और चौथी के साथ इनको जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो होगा कट पिट के ये हमारी फाइनल जो रिएक्शन है वो आ जाएगी। मेन आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए कि 4 जो प्रोटॉन हैं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, एक हीलियम का नाभिक बना लेते हैं, प्लस 2 न्यूट्रिनो निकलते हैं। इसको ये न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो ये भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, कण है। गामा निकलते हैं, गामा विकिरणें निकलती है और इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 प्रोटॉन से इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हमारे पास प्राप्त होती है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो क्या हो गई, नाभिकीय अभिक्रिया हो गई, जिसमें हाइड्रोजन किस में चेंज हो रहा है, हीलियम में चेंज हो रहा है। अब एक हाइड्रोजन नाभिक है ये, तो अगर हमें परमाणु के रूप में लिखना है ना, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे, तो केवल इसमें हमने कितने जोड़े, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, 2 + 2, तो इधर दूसरी साइड भी हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर हम ये परमाणु के रूप में लिखें कि 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर 4 हीलियम परमाणु बना रहे हैं, तो ये हमारे पास अभिक्रिया यहाँ पे आएगी। तो अतः 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक क्या बना रहे हैं, एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो देखें, किसी तारे के अंतःपटल में केवल हीलियम का ही निर्माण नहीं होता। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन जो है, जैसे 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का नाभिक बना रहे हैं, तो ये कह रहा है केवल यही अभिक्रिया नहीं होती कि जैसे मान लो हाइड्रोजन जो है वो किस में बदल गया, हीलियम में बदल गया। तो जैसे जैसे सारा हाइड्रोजन बदलता जाएगा हीलियम में, फिर बहुत कम इसके पास ईंधन बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्रोड क्या हो जाने लग जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा। भाई 2 अभिक्रियाएं यहाँ पे हो रही है। एक तो क्या हो रही है, यहाँ ये संलयन अभिक्रिया हो रही है, उससे क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। हाइड्रोजन जब हीलियम में तब्दील हो रहा है तो क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। तो ये क्या करेगा, उसके जो है वो बाहर की तरफ फैलाने की कोशिश करेगा। जो भी सूर्य होता है उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ फैलाने की दाब लगाएगा। दूसरा क्या होता है, सूर्य का क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। खुद के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा और इस नाभिक के संलयन के कारण वो बाहर फैलने की कोशिश करेगा। तो प्रारंभ में ये क्या होता है, दोनों जो बल होते हैं वो एक दूसरे को संतुलित करके रखते हैं, तो आकार सेम रहता है। अब क्या हो गया, अगर ईंधन खत्म हो गया तो अंदर वाली प्रोसेस तो बंद होगी, यानी कि अब बाहर की तरफ जो दाब लग रहा है, जो इसको फैलाना चाह रहा था, वो तो कम हो गया। अब केवल क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो क्रोड क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है और इससे तारा अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होता है, जिससे क्रोड का ताप बढ़ जाता है। अब जैसे जैसे बहुत ज्यादा ये संकुचित हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, ज्यादा संकुचित हुआ तो क्रोड का ताप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि क्रोड का ताप 10⁸ केल्विन तक बढ़ जाए, हमें कितना चाहिए, यही तो चाहिए था 10⁸ 10⁹ इतना ताप चाहिए था। अगर संकुचित होते होते, संकुचित जब कोई पदार्थ होता है तो उसका ताप भी क्या होने लगता है, बढ़ जाता है। तो जब इतना ताप बढ़ जाएगा तो संलयन की क्रिया फिर से होने लगेगी, संलयन की क्रिया फिर से होने। लेकिन अब हाइड्रोजन तो है नहीं, अब इसमें क्या बचा है, केवल हीलियम बचा है। भाई हाइड्रोजन तो सारा क्या इसमें बदल गया, हीलियम में बदल गया। तो 2 हीलियम नाभिक, अब हीलियम में क्या होगा, संलयन होगा और बड़े नाभिक बनने लगेंगे, है ना। तो क्या होगा, इस बार हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। तो हीलियम किस में परिवर्तित हो जाएगा, कार्बन में। इस प्रकार की प्रक्रिया में संलयन द्वारा बड़े द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों का जनन हो सकता है, परंतु बंधन ऊर्जा वक्र के शीर्ष पर स्थित भारी तत्वों का निर्माण इस प्रक्रिया से नहीं हो सकता। ये भी एक संचलित की कार्बन तक तो पहुंच सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन तक, लेकिन बहुत जो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के 30 से बड़े जो नाभिक होते हैं ए, वो वाले इससे नहीं बन सकते। तो अब आगे देखते हैं इसको कि सूर्य की आयु लगभग 5 × 10⁹ वर्ष है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 × 10⁹ का मतलब कि 5 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष बहुत लंबा टाइम होता है। तो तथा यह अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य को और 5 अरब वर्षों तक बनाए रखने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन उपलब्ध है। तो 5 अरब वर्षों तक अपने को ये
जो सूर्य है वो ऊर्जा दे सकता है, तो अपने को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पश्चात हाइड्रोजन का जलना रुक जाएगा और सूर्य क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा और सूर्य अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगेगा और जिससे सूर्य की क्रोड का ताप बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, हाइड्रोजन खत्म हुआ तो ठंडा होने लग जाएगा और अपने गुरुत्व के कारण संकुचित होने लग जाएगा, परंतु जब संकुचित ज़्यादा हो जाएगा तब इसका ताप भी बढ़ने लग जाएगा और जब ताप बढ़ेगा तो सूर्य का बाहरी आवरण फिर से फैलने लगेगा। यानी कि ये सूर्य पहले संकुचित हुआ, अब क्या होगा, ये जो बाहरी आवरण है, जब ताप बढ़ा तो बाहरी आवरण क्या हो जाएगा, फैलने लग जाएगा, लाल लाल ऐसे लगेगा कि बड़ा सा दानव है, तो जिससे सूर्य एक लाल दानव में परिवर्तित हो जाएगा। तो कोई हमसे पूछे कि सूर्य जो है जब पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब उसका क्या होगा, तो हम कहेंगे कि भाई ये लाल दानव बन जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये ब्लैक होल बन जाएगा। ये ब्लैक होल नहीं बनता है, क्योंकि हमारे जो भारतीय एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट जो दी थी, उन्होंने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी कि 1.44 जो सूर्य का द्रव्यमान है उससे जब अधिक द्रव्यमान होगा वही जो तारा होगा वो किसमें, ब्लैक होल में तब्दील होगा, बाकी किसमें हो जाएगा, लाल दानव में वो तब्दील होगा। तो सूर्य जो हमारा होगा उसका अंत कैसे होगा कि वो एक लाल दानव बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अब आगे कि जिस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, हमने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया देखी थी। नाभिकीय विखंडन हमने दो प्रकार से देखी थी, एक तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन था, एक क्या था, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन था। तो क्या डिफरेंस था, अनियंत्रित में तो क्या जितने जो न्यूट्रॉन थे वो सारे के सारे क्या आ रहे थे, आगे की अभिक्रियाओं में काम आ रहे थे और उससे हमने क्या बना लिया था, परमाणु बम बना लिया था। और नियंत्रित से क्या बनाया था, परमाणु भट्टी बनाया था। तो जो परमाणु भट्टी है वो मानवता के कल्याण के लिए काम में आ रही है, उससे ऊर्जा हमें मिल रही है, जबकि बम क्या है, बम तो एक विध्वंसकारी घटना है। तो हमेशा से ही अगर नियंत्रित हमारे पास अभिक्रिया प्राप्त होती है तो वो हमारे लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो इसी प्रकार क्या हम नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन करवा सकते हैं क्या। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है कि क्या नियंत्रित ताप नाभिकीय संलयन हो सकता है। देखें, किसी तारे में होने वाली ताप नाभिकीय अभिक्रिया का रूपांतरण एक ताप नाभिकीय युक्ति से किया जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ताप नाभिकीय अभिक्रिया अगर करानी है तो हमें तापमान जनरेट करना पड़ेगा 10 की पावर 9, इस पावर का 10 की पावर 8 या 10 की पावर 9। तो इसके लिए हमें एक युक्ति चाहिए कि पहले उतना ताप हम बना सकें। किसी नियंत्रित संलयन रिएक्टर का उद्देश्य नाभिकीय ईंधन को 10 की पावर 8 केल्विन ताप के परास में गर्म कर स्थायी शक्ति जनन करना होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर का क्या काम है कि पहले उसे क्या करना है, नाभिकीय ईंधन को इतने ताप के परास में गर्म करना है ताकि उसे स्थायी शक्ति का जनन हो सके। इस ताप पर ईंधन अगर इतना ज़्यादा ताप दे दिया तो सोचें सारे इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएंगे ना परमाणु से। उनकी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो उनकी बंधन ऊर्जा होती है, तो सारे इलेक्ट्रॉन लगभग निकल जाएंगे। तो क्या बचेंगे, वहाँ आयन बचेंगे, फिर धनायन और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणायन। तो इस ताप पर ईंधन जो होता है वो धनात्मक आयनों तथा इलेक्ट्रॉनों, जिसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये एक पदार्थ की अवस्था है चौथी, प्लाज्मा। ठीक है, एक और अवस्था होती है पांचवी, बोस आइंस्टाइन संघनित्र, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये इनका मिश्रण होता है, किसका, धनात्मक आयनों और इलेक्ट्रॉनों का। तो चूंकि इस ताप को बनाए रखने के लिए कोई वस्तु उपलब्ध, देखिए इतना सारा जो ताप है वो कैसे बनाए, फिर उस ताप पे तो हमारे पास जितने भी मटेरियल है सारे के सारे पिघल जाएंगे, तो उसको रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो चूंकि इस ताप को बनाए रखने के लिए ऐसी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है, अतः इस ताप को बनाए रखना क्या है, हमारे पास एक चुनौती है। भारत सहित विश्व के कई देश इस संबंध में युक्तियों के विकास में प्रयासरत हैं। इन प्रयासों के सफल होने पर संभावना है कि संलयन रिएक्टर समाज को अनियमित जो है वो ना खत्म होने वाली ऊर्जा जो है वो दे सकते हैं। तो हमारे भारत में जो प्लाज्मा में काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, गुजरात में है एक IPR करके इंस्टीट्यूट है, इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, IPR इंडियन प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे प्लाज्मा के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो ये हमने पूरा चैप्टर देख लिया है नाभिक का, सारी हमने नाभिकीय विखंडन देख लिया है, नाभिकीय संलयन देख लिया है, नाभिक की जो क्या संरचना होती है उसके बारे में देख लिया, घनत्व क्या होता है उसके बारे में देख लिया, क्या उसकी कोटि होती है। अब जो अगला जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया
तो मतलब आपको ये पार्ट समझ में आ गया, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मतलब गजब का क्वेश्चन है, कंसेप्ट बिल्डिंग, एकदम आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि देखें दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, एक है रासायनिक अभिक्रिया, इनमें अंतर समझना आपको जरूरी है बच्चों। एक होती है रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है क्या, नाभिकीय अभिक्रिया। तो क्या अंतर है दोनों में, कुछ अंतर है क्या रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया, या दोनों ही सेम है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नाभिक का इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बंध बनाते हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे 2H2 प्लस O2 क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है, तो इसमें परमाणुओं की जो संख्या है वो क्या रहती है, समान रहती है। जैसे यहाँ 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन परमाणु होंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। लेकिन नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया में तो तत्व ही चेंज हो जाता है, नाभिक ही चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि यूरेनियम जो था, यहाँ यूरेनियम नाभिक था, उसे क्या बन रहे थे, बेरियम और क्रिप्टन नाभिक बन रहे, तो इधर यूरेनियम है पर इधर यूरेनियम दिख रहा है क्या, नहीं है, है ना, इधर तो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ क्या, ये बेसिक जो है वो डेफिनेशन है यहाँ की। रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं केवल, और वहाँ क्या होता है कि तत्व चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तत्व ही चेंज हो रहे हैं नाभिकीय अभिक्रिया में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आपको समझना होगा। इसी को हम क्या कहते थे पहले, जो पुराने जमाने में जो है इसको कहते थे एल्केमी, है ना। एल्केमी मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक तत्व को दूसरे तत्व में चेंज कर देते। तो उस टाइम क्या करते थे, कुछ भी करके सब कुछ क्या चेंज करना था, सोने में चेंज करना चाह रहे थे। उस टाइम ये एक होड़ लगी हुई थी, लेकिन ये थ्योरी पहले डेवलप नहीं थी। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई अस्थायी नाभिक होगा वही जो है वो केवल दूसरे नाभिकों में चेंज हो सकता है, जो स्थायी है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो ये एक जो है वो बेसिक इसमें डिफरेंस था। अब हम इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। देखें पहला, देखें क्या नाभिकीय अभिक्रियाओं के समीकरण जैसे कि ऊपर दिखाए गए हैं, रासायनिक समीकरण उदाहरण के लिए 2H2 प्लस O2 2H2O के रूप में संतुलित है, क्या इस रूप में संतुलित होते हैं? यदि नहीं तो किस रूप में दोनों ओर समीकरण संतुलित होंगे? तो कैसे होते हैं भाई संतुलित? ऐसे तो नहीं होते हैं ना, क्योंकि उनमें तो क्या हो जाते हैं, तत्व ही बदल जाते हैं। तो इसका आंसर पहले देखते हैं अपन। देखो भाई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित होने की स्थिति में, हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, इसके संतुलित होने की स्थिति में कि अभिक्रिया के समीकरण के दोनों ओर सभी तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है। ये गजब की बात है कि सभी तत्वों के जो परमाणु होता है उनकी संख्या क्या होती है, समान होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के मूल संयोजन में परिवर्तन मात्र होता है, संयोजन में परिवर्तन होता है केवल, कि भाई H जो था वो पहले अलग था, अब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, केवल जुड़ने वाला होता है, लेकिन परमाणु सेम ही रहते हैं। परंतु किसी नाभिकीय अभिक्रिया में तत्वांतरण भी हो सकता है। देखें तत्वांतरण का मतलब क्या, तत्वांतरण एक तत्व से दूसरे तत्व में चेंज, है ना, एक तत्व से क्या हो गया, दूसरे तत्व में यहाँ पे चेंज हो गया। जो शक्तिमान है वो गीता विश्वास बन गई यहाँ तो, है ना, गंगाधर नहीं, अब तो गीता विश्वास ही बन गई। अतः नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या का संरक्षित होना आवश्यक नहीं है। क्या गजब की बात है कि नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या का संरक्षित होना आवश्यक नहीं है। तो क्या संरक्षित होता है भाई, उसमें होते हैं प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। हालांकि नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों दोनों की संख्याएं पृथक रूप से संरक्षित रहती है। वास्तव में अत्यधिक ऊर्जा के परिमंडल में यह कथन भी सुनिश्चित सत्य नहीं है, लेकिन अगर हम आगे और पढ़ेंगे, है ना, कि हाई एनर्जी जब फिजिक्स हम पढ़ेंगे, अत्यधिक ऊर्जा परिमंडल क्या है कि ये जो हाई एनर्जी फिजिक्स का एक एरिया हो गया जहाँ पे हम अत्यधिक उच्च ऊर्जा की बात करेंगे, तो वहाँ यह कथन भी सत्य नहीं होता कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भी संरक्षित नहीं रहती। देखिए क्या गजब की बातें लिखी हुई है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है। वस्तुतः कुल आवेश तथा कुल बेरियन संख्या, ये जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे ना, तो जो चीज़ें संरक्षित रहती है वो क्या है कि एक तो कुल आवेश होता है और कुल बेरियन संख्या, यही संरक्षित रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या संरक्षित वास्तव में नहीं रहती है हाई एनर्जी फिजिक्स में। हम इस विषय पर यहाँ आगे और विचार नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़ी कक्षाओं की बात हो गई। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में समीकरण के दोनों ओर प्रोटॉनों की संख्याएं तथा न्यूट्रॉनों की संख्याएं पृथक रूप से समान होती है। जैसे कि पहले वाली आप किसी भी समीकरण में यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याएं क्या रहती है, समान रहती है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ क्या है,
एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन का, तो 4 हैं, तो 4 प्रोटॉन हो गए। इधर भी देखें कितने प्रोटॉन है, देखें यहाँ 4 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें देखें, यहाँ ये समीकरण देखें कि यहाँ 1 प्रोटॉन और ये 2 प्रोटॉन हो गए, है ना। तो यहाँ 2 प्रोटॉन, यहाँ 3 न्यूट्रॉन, तो ये देखें इसमें ये संरक्षित हो रहा है, ये यहाँ पे पॉजिट्रॉन आ गया, बस ये डिफरेंस है थोड़ा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है, जैसे ये इस अभिक्रिया में देख लें, 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन हो गए, यहाँ पे 2 प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन हो गए यहाँ पे भी। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या रहती है, समान रहती है। चलते हैं आगे, बी। अब हम पहले बी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। बी क्या कह रहा है कि यदि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या प्रत्येक नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहती है, किसी नाभिकीय अभिक्रिया में किस प्रकार द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। तो इन्होंने कहा कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ही समान रहती है तो फिर द्रव्यमान जो है वो कैसे ऊर्जा में बदलता है। तो ये हम देख लेते हैं। ये हमने पहले भी देखा था कि जब अलग अलग होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जब वो नाभिक बनाते हैं तो कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है। तो इस प्रकार यहाँ अगर एक नाभिक से दूसरे नाभिकों में भी परिवर्तित हो रहे हैं तो वहाँ भी क्या होती है, द्रव्यमान की क्षति होती है। देखिए, हम जानते हैं कि नाभिक की बंधन ऊर्जा का नाभिक के द्रव्यमान में ऋणात्मक योगदान होता है, यानी कि जो द्रव्यमान कम हो जाता है नाभिक का उसके अवयवी तत्वों की तुलना में, तो वो क्या होती है, द्रव्यमान क्षति होती है, वो उसकी बंधन ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। क्योंकि किसी नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों दोनों की संख्याएं संरक्षित है, अतः अभिक्रिया के दोनों ओर न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का कुल विराम द्रव्यमान समान होता है। तो विराम द्रव्यमान तो क्या होता है, समान होता है। परंतु किसी नाभिकीय अभिक्रियाओं में बाईं ओर के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा दाईं ओर के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा के समान होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जैसे कोई बड़ा नाभिक होता है तो अगर 2 छोटे नाभिकों में टूटेगा तो क्या होती है, इनकी बंधन ऊर्जा, इन दोनों की बंधन ऊर्जा इसकी तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बंधन ऊर्जा कहाँ से मिली, फिर ये बंधन ऊर्जा हमें द्रव्यमान की क्षति से मिली। तो यहाँ इस रूप में बंधन ऊर्जा के रूप में यहाँ क्या हो रही है, द्रव्यमान की क्षति हो रही है। तो अगर दोनों ओर के नाभिकों की कुल बंधन ऊर्जा समान होना आवश्यक नहीं है। इन बंधन ऊर्जाओं को अंतर नाभिकीय अभिक्रियाओं में अवशोषित होने वाली अथवा निकलने वाली ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है। तो इन दोनों की बंधन ऊर्जाओं में जो अंतर है वो क्या होता है, अगर इस सिस्टम की बंधन ऊर्जा ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगी, ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। चूंकि बंधन ऊर्जा द्रव्यमान में योगदान देती है, अगर ऊर्जा निकल रही है तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्षति हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया के दोनों ओर के कुल द्रव्यमानों का अंतर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या इसके विपरीत ऊर्जा कुल द्रव्यमान के अंतर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस रूप में नाभिकीय अभिक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा के अंतर रूपांतरण का एक उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट लेके। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सामान्य विचार है कि केवल नाभिकीय क्रिया में ही द्रव्यमान ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदले जा सकते हैं, जबकि रासायनिक क्रिया में यह कभी नहीं होता। यह कहना असत्य है, समझाइए। देखें, हमने नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में तो कह दिया कि जो नाभिक होता है वो अगर दूसरे नाभिकों में टूटता है तो बंधन ऊर्जा में अंतर होता है, और ये बंधन ऊर्जा में अंतर जो होता है वो क्या है, उसकी द्रव्यमान क्षति के समतुल्य है। तो क्या ये केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं में ही होता है, क्या रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसा नहीं होता? तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं में भी तो ऐसा होता है ना कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। तो अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो इसका मतलब वहाँ भी क्या हुई है, द्रव्यमान की कुछ क्षति हुई है, परंतु वो द्रव्यमान की क्षति बहुत ज़्यादा कम होती है नाभिकीय जो अभिक्रियाएं हैं उनकी तुलना में। इसलिए वहाँ हम सामान्यतः ऐसी बात नहीं करते कि वहाँ द्रव्यमान क्षति हो रही है। चलते हैं इसको विस्तार से पढ़ते हैं हम। देखें, तीसरा जो आंसर है कि द्रव्यमान ऊर्जा के अंतर रूपांतरण की दृष्टि से सिद्धांततः, अगर सिद्धांत की बात करें हम, तो एक रासायनिक अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया के समरूप ही है। किस रूप में? द्रव्यमान ऊर्जा के अंतर रूपांतरण की दृष्टि से। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित अथवा निकलने वाली ऊर्जा अभिक्रिया के दोनों ओर के परमाणुओं तथा अणुओं की रासायनिक, यहाँ हम रासायनिक बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ अणु या परमाणु होते हैं, वो आपस में टूट के कुछ नए बंध बनाते हैं, और साथ में क्या होती है, अगर कुछ ऊर्जा निकलती है तो ये जो ऊर्जा निकली
वो क्या हुई, इधर वाले जो परमाणु उनका द्रव्यमान और इधर वाले जो हैं इनकी बंधन ऊर्जा और इनकी बंधन ऊर्जा उनकी अंतर के रूप में ये होती है। तो यही ये बात कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित अथवा निकलने वाली ऊर्जा अभिक्रिया के दोनों ओर के परमाणुओं तथा अणुओं की रासायनिक बंधन ऊर्जाओं के अंतर को स्पष्ट करती है। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय बंधन ऊर्जाओं का अंतर होता है, वैसे ही इनमें क्या होता है, भाई बंध तो बनते हैं ना, यहाँ सहसंयोजक बंध बनते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो उनकी भी क्या होती है, कुछ बंधन ऊर्जा होती है। क्योंकि रासायनिक बंधन ऊर्जा भी किसी परमाणु अथवा अणु के कुल द्रव्यमान में ऋणात्मक योगदान को दर्शाती है। भाई जो बंधन ऊर्जा है वो भी क्या होगी कि कुछ न कुछ वहाँ पे द्रव्यमान में ऋणात्मक योगदान है, वहाँ से द्रव्यमान कुछ कम हुआ है, कि इधर जो बंध बन रहे थे उनकी तुलना में दूसरी तरफ जो बंध बन रहे हैं उसमें जो है द्रव्यमान में कुछ कमी हुई है। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों ओर के परमाणुओं तथा अणुओं के कुल द्रव्यमानों का अंतर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या ऊर्जा द्रव्यमानों के अंतर के रूप में परिवर्तित होकर समाविष्ट हो जाती है। हालांकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संलग्न द्रव्यमान क्षतियों का परिमाण, जो द्रव्यमान क्षति की वैल्यू आ रही है, वो नाभिक की क्रिया में संलग्न द्रव्यमान क्षतियों की तुलना में कई लाख गुना कम होती है, कुछ ही नहीं कई लाख गुना कम होती है। तो सामान्य रूप में यही धारणा है कि ऐसा प्रतीत होता है, जो कि सत्य नहीं है वास्तव में, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्यमान ऊर्जा का अंतर रूपांतरण नहीं होता। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है क्योंकि बहुत कम जो है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की है, तो उससे संबंधित तो द्रव्यमान कितना होगा, बहुत कम होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तुलना में लाखों में कम होगा वो। ठीक है, तो सिद्धांततः तो ये है कि द्रव्यमान क्षति होती है, लेकिन वास्तव में वो प्रेक्षित नहीं हो पाती, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं क्रूड सेंस में कि द्रव्यमान ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता। तो देखिए कितने अच्छे जो लास्ट में ये जो क्वेश्चन था, वास्तव में इसको अगर आप पढ़ेंगे तो पूरे पाठ का आनंद आ जाएगा इसमें। तो यहाँ हमने इस लेक्चर को एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। हमने सारे उदाहरण इसके देख लिए हैं और कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझा। फिर भी अगर आपको किसी कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।